अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वह वेब एप्लीकेशन कंपोनेंट्स। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि वेब एप्लीकेशन के दौरान कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं जिनको यूटिलाइज करते हुए हम कोई भी एक वेब एप्लीकेशन जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं। अब जब वेब एप्लीकेशन कोई भी बनाई जाती है, ठीक है, जो कि ऑनलाइन ओवर द इंटरनेट पे चलती है, ठीक है, तो उसके लिए बहुत सारे कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें कुछ जो मेन इसके कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से जो कंपोनेंट्स होते हैं वो एक वेब एप्लीकेशन में वो यूटिलाइज होते हैं। सबसे पहले जो इसके मेन जो 4 कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एक वेब एप्लीकेशन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके अलावा वेब एप्लीकेशन में कुछ और भी चीज़ें चलती हैं, ठीक है, लैंग्वेजेस वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। लेकिन हम इसके अंदर चूँकि डाटाबेस पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर मुख्तलिफ जो सर्वर्स वगैरह यूज़ होते हैं, ठीक है, हम उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो इसका वेब एप्लीकेशन का कंपोनेंट होता है वह डाटाबेस सर्वर। तो डाटाबेस सर्वर क्या होता है कि कोई भी एक ऐसा सर्वर होता है जिसके अंदर के डाटाबेस इंस्टॉल हुआ होता है। आज आपने मुख्तलिफ डाटाबेसेस के बारे में सुना होगा, ठीक है, ओरेकल है, उसके बाद एसक्यूएल है, ये सारे के सारे जितने भी डाटाबेसेस है, ठीक है, ये किसी ना किसी सर्वर के ऊपर पड़े हुए होते हैं। तो डाटाबेस सर्वर मेन एक यही चीज़ होती है, ठीक है, क्योंकि जितना भी डाटा जो होता है ठीक है, किसी भी पर्सन के रिलेटेड या कोई भी जो प्रोडक्ट वगैरह होती है उसके रिलेटेड जितना भी डाटा होता है वो यहीं पे डाटाबेस सर्वर के अंदर ही वो पड़ा हुआ होता है। और उसको मुख्तलिफ डाटाबेसेस यूज़ करते हुए हम उसको स्टोर कर सकते हैं इस डाटाबेस सर्वर के अंदर, ठीक है। उसमें डाटाबेस या माई एसक्यूएल आ जाता है, एसक्यूएल सर्वर आ जाता है, DB2 आ जाती है, ठीक है, और इस तरह के कई डाटाबेस DBMS को यूज़ करते हुए हम इसके अंदर डाटाबेस को सर्वर के अंदर जो है वो डाटाबेस सेव करवा सकते हैं। उसके बाद इसमें से डाटा को रिट्रीव करवा सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें एक डाटाबेस सर्वर जो होता है उसके अंदर हम इसको परफॉर्म कर सकते हैं। और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट थिंग यही होती है। उसके बाद आ जाता है वेब सर्वर। वेब सर्वर का जो मेन एडवांटेज होता है, इसका काम क्या होता है कि एच ये सर्वर के दरमियान और यूज़र के दरमियान एक राब्ते का काम करता है, ठीक है, यानी कि कनेक्शन का काम करता है। जिस तरह कि आपने HTTP पढ़ा होगा, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये इसको यूटिलाइज़ करते हुए इसका काम क्या होता है कि ये जो भी क्लाइंट की रिक्वेस्ट वगैरह होती है, ठीक है, ये उसको क्या करता है कि इसको डाटाबेस तक लेके जाता है और उसके बदले में जो भी इसको इंफॉर्मेशन वगैरह या जो आउटपुट वगैरह मिलती है, ये इसका काम क्या होता है कि ये उसको क्लाइंट के एंड पे उसको शो करवा देता है। तो आजकल जो वेब सर्वर मोस्टली यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है, जो मोस्टली वेब सर्वर यूज़ हो रहा है वो एक अपाची हो रहा है, ठीक है। अपाची मोस्टली ये PHP के अंदर जैम पे जब कोई जैम सर्वर को इंस्टॉल करता है तो उसके अंदर ये सर्वर मौजूद होता है, अपाची सर्वर। ये इसका काम कहता है कि ये डाटाबेस के दरमियान और यूज़र के दरमियान एक राब्ते का काम करता है और इनके दरमियान एक कनेक्टिविटी को कायम करता है। और उसके बाद ASP.NET जो होती है वो भी एक खास किस्म के सर्वर को यूटिलाइज़ करती है। तो जो माइक्रोसॉफ्ट, क्योंकि ASP.NET माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, ठीक है, तो वो माइक्रोसॉफ्ट जो यूज़ करती है वो इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर को यूज़ करती है जिसका एब्रीविएशन IIS होता है, ठीक है। ये इसका मेन काम क्या होता है कि ये यूज़र के दरमियान और सर्वर के दरमियान एक राब्ते का काम करता है। उसके बाद एप्लीकेशन सर्वर। एप्लीकेशन सर्वर एक ऐसे सर्वर होते हैं जिसके ऊपर की एप्लीकेशन वगैरह बिल्ड की जाती है, ठीक है। ये कुछ ना कुछ इसके ब्लॉक होते हैं जिसके ऊपर के हम डायनामिक वेबसाइट्स वगैरह जो होती हैं उसको हम डिज़ाइन करते हैं। तो मुख्तलिफ के लिए ये एप्लीकेशन सर्वर मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। ये आप समझ लें कि ये IDEs जो होते हैं ये एज ए एप्लीकेशन सर्वर के तौर पर काम करते हैं, यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स जो होते हैं ये एज ए एप्लीकेशन सर्वर के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अगर हमने C# के अंदर कोडिंग करनी हो तो हम .NET का फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद जावा के अंदर हमने करनी हो तो हम
इंटरप्राइज एडिशन यूज़ करते हैं, जावा इंटरप्राइज एडिशन। यानी कि ये मुख्तलिफ़ तरह के कुछ ना कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म्स, एप्लीकेशन सर्वर जो होते हैं, ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि हमें कोई ना कोई एप्लीकेशन के ऊपर डाटा प्रोवाइड करने की, या कह लें कि डाटा को एक ख़ास सीक्वेंस में हम उसको तरतीब देने में मदद देते हैं, जो कि कोई भी प्रोग्रामिंग वगैरह के ज़रिए हम डाटा को इसके ऊपर मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र जिस तरह सिंपल आम से वेब ब्राउज़र हमारे पास आजकल मोस्टली यूज़ हो रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि अब वेब एप्लीकेशन है तो ज़ाहिर है इसके लिए किसी ना किसी वेब ब्राउज़र की तो लाजमी तौर ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर ब्राउज़र नहीं होगा तो आप कोई भी जो वेब की एप्लीकेशन है आप उसको रन या उसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो ब्राउज़र जो होता है ये मेन इंपॉर्टेंट होता है। और आजकल जो हम मुख्तलिफ़ किस्म के ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, जिस तरह क्रोम, उसके बाद ओपेरा मिनी वगैरह, मोज़िला फायरफॉक्स वगैरह, सफारी, ये सारे के सारे ब्राउज़र हम यूज़ करते हैं ताकि हम क्या कर सकें कि कोई किसी भी वेब, ताकि हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकें और हम उसके ज़रिए वेब एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट कर सकें। उसके बाद जब भी कोई भी प्रोडक्ट वगैरह बनाई जाती है तो उसका कोई एक ख़ास सीक्वेंस नहीं होता कि हमने कैसे इसका कंपोनेंट वगैरह जो होते हैं वो गैदर करने होते हैं, ठीक है। इसके बारे में ये एक ओवरव्यू दिया जाता है, ठीक है, कि जो कि मुख्तलिफ़ चीज़ों को, कंपोनेंट को, जिसकी चीज़ की ज़रूरत होती है उसको और वक्तन फ़वक्तन हम क्या करते हैं कि उसको यूज़ करते जाते हैं। तो ये इसमें यही होता है कि कोई भी चीज़ जो होती है या कोई भी जो टूल होता है, ठीक है, हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। ये कोई एक ख़ास किस्म का टूल्स का कोई सेट नहीं होता जिसको हम फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, हम इसको यूटिलाइज़ करके अपने लिए यूज़ कर सकें। और उसके बाद अब यहाँ पे कुछ उन्होंने मुख्तलिफ़ सर्वर्स के नाम शो करवाए हुए हैं, जो कि डाटाबेस सर्वर हैं, वेब सर्वर हैं, कि IIS होता है जो ASP.NET के लिए यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद जो अपाची सर्वर होता है, अपाची सर्वर दोनों के लिए काम कर सकता है, ये जावा के लिए भी काम कर सकता है और ये PHP के लिए भी काम करता है, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा था कि अपाची एक वेब सर्वर, और वेब सर्वर का काम क्या होता है कि ये डाटाबेस सर्वर और यूज़र के दरमियान इसका एक इंटरेक्ट करवाना, जिसके दरमियान के वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सके। ये मुख्तलिफ अब यहाँ पे ISS सर्वर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो सिर्फ क्या होता है कि चूँकि वो माइक्रोसॉफ्ट की ईजाद है तो लिहाजा वो सिर्फ विंडोज़ के ही ऊपर वो यूटिलाइज़ होगा, जबकि बाकी जो होते हैं अपाची सर्वर वगैरह, ठीक है, ये लिनक्स के ऊपर, यूनिक्स के ऊपर, मुख्तलिफ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर ये क्या कर सकते हैं कि ये अपने काम को परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद अब आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह रन करनी है तो इसके बारे में कोई भी जो आपका एम्प्लॉयर होगा, ठीक है, वो डिसाइड करेगा, ठीक है, कि किस तरह के एनवायरनमेंट में आपने कोई एप्लीकेशन जो है वो बिल्ड करनी है। अक्सर औकात क्या होता है कि कोई भी जो, अब अगर फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन वगैरह बना रहे हैं, किसी भी कोई सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, अब प्रोग्रामर का काम क्या होता है कि उसने तो वो सिर्फ एक डिज़ाइन करनी है, वेबसाइट वगैरह या प्रोग्राम वगैरह उसने डिज़ाइन कर देना, लेकिन उसके बारे में उसको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो उसके लिए फिर क्या किया जाता है कि उसको या तो वहाँ पे चीज़ों भेजा जाता है ताकि वो उसका जो कह लें कि स्ट्रक्चर है या उसका काम करने का जो प्रोसीजर है उसको समझ सके और वो आके इम्प्लीमेंट करके हमें प्रोग्राम डिज़ाइन करके दे सके। या उसके लिए SME सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होता है, ठीक है, यानी कि किसी भी फॉर एग्जांपल अगर कोई बैंकिंग का सॉफ्टवेयर बनाना तो हम क्या करेंगे, हम कोई एक ऐसा बंदा ढूंढेंगे कि जो कि इसका एक्सपर्ट हो, बैंकिंग की जितनी भी ट्रांजैक्शन वगैरह होती हैं, डेबिट क्रेडिट वगैरह, ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं हम देखेंगे कि कौन सा बंदा है, ठीक है, जो इसका माहिर हो सकता है। तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट वही होता है, ठीक है, जिसके अंदर कि किसी न किसी आदमी की जिसकी ग्रिप होती है उसको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का नाम दिया जाता है। तो उसकी यहाँ तो बंदा क्या करता है कि वो प्रोग्रामर जो होता है, ठीक है, वो वहाँ पे जाता है, ठीक है, वहाँ पे जाके क्लासेस वगैरह देखता है, उनका काम वगैरह देखता है। तो यहाँ फिर वो क्या करता है कि यहाँ फिर वो किसी ना किसी सब्जेक्ट मैटर की एक्सपर्ट की हेल्प लेता है ताकि वो उसे बता सके कि किस तरह जो वर्किंग वगैरह होती है तो वो किस तरह होती है, ताकि वो उसको समझते हुए वो क्या करे कि वो अपने प्रोग्राम के अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर सके।
इसलिए वेब एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए, इन चीज़ों को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ डायनामिक और स्टैटिक एप्लीकेशन बनाई जाती हैं। ठीक है, स्टैटिक एप्लीकेशन जो होती हैं वो तो HTML सिंपल होती हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई भी चेंजिंग वगैरह नहीं होती। ठीक है, वो सिंपल पेजेस होते हैं। जबकि डायनामिक वेबसाइट जो होती हैं उसके अंदर डाटा वगैरह को, जो इसका डाटाबेस के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है, उसके अंदर ही हम क्या कर सकते हैं कि उसके चीज़ों को फैच कर सकते हैं। डाटाबेस के अंदर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाटा को इंटर कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती हैं। उसके बाद लैंग्वेजेस फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। अब वेब पेजेस करने के लिए हमें कौन कौन सी लैंग्वेज जो होती है, वेब पेज बनाने के लिए कौन कौन सी लैंग्वेज जो है वो ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले जो वेब पेज का काम शुरू किया था, ठीक है, वो वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम ने शुरू किया था। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है, जिसने के HTML और HTTP का एक कंसेप्ट के लिए उसने काम किया था। इसका मेन काम क्या था कि जितने भी जो वेब पेजेस होते हैं वो ऑल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वो यकसा तौर पर वो शो होने चाहिए। ये नहीं होगा कि अगर हम ASP के अंदर काम कर रहे हैं तो वो अलग तरह से शो हो, और अगर हम जावा के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो जो वेब पेजेस हैं वो अलग तरह से शो हो। तो लिहाजा इसके लिए क्या किया था कि उन्होंने एक स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए इस तरह डिज़ाइन किया था कि वो सारे का सारा जितना भी स्ट्रक्चर है वो यकसा तौर पर, जो भी वेब पेजेस हैं वो यकसा तौर पर शो होने चाहिए। उन्होंने बेसिक 4 डोमेन के अंदर काम किया था कि आर्किटेक्चर, इंटरेक्शन, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। आर्किटेक्चर यानी कि जो पेज का एक मुकम्मल आर्किटेक्चर, फॉर्मेट या लेआउट होता है, उसके मतलब उन्होंने काम किया था कि किस तरह जो भी वेब के पेजेस हैं वो सामने उसका किस तरह का एक लेआउट होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिसको फॉलो करते हुए वो पेज डिज़ाइन किया जा सके। उसके बाद इंटरेक्शन, कि किस तरह कोई भी यूज़र जो होता है वो वेब पेजेस के साथ इंटरेक्ट कर सकता है, और टेक्नोलॉजी वगैरह कौन कौन सी यूज़ कर सके हम उसको बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, और सोसाइटी जो होती है उसको किस तरह उसको यूटिलाइज तौर पर वो काम कर सकती है। अब जो HTML है ये सिमिलर टू SGML। ठीक है, SGML ये बेसिकली एब्रीवेशन होता है स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, यानी कि इसको ये स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज है जो कि तमाम यानी कि किसी भी किस्म के स्ट्रक्चर के लिए ये एज ए स्टैंडर्ड के तौर पर काम करती है। क्योंकि ये स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज है, तो कोई भी जितनी भी मार्कअप लैंग्वेजेस होती हैं, ठीक है, जिस तरह के ये HTML है, ये बिल्कुल इसी की बेस के ऊपर ये आगे चलती हैं। इसकी मैं अगर सिंपल सी एग्जांपल दूं, जिस तरह प्रोग्रामिंग के अंदर ऊप होती है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, अब उसके कंसेप्ट जो होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर उसको मुख्तलिफ तरह से सिर्फ डिफ़ाइन किया जाता है। बाकी ये इसका भी मेन यही काम होता है कि ये चूँकि स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज है, तो इसी के रूल्स को फॉलो करते हुए HTML जो होती है वो आगे चलती है। उसके बाद HTML यूज टू डिफाइन लेआउट एंड स्ट्रक्चर डिस्प्ले पर्पसेस। ठीक है, इसका काम क्या होता है कि ये जो भी हमारा जो फ्रंट एंड के ऊपर पेज होता है, ठीक है, ये इसका लेआउट और उसके स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए क्या करती है कि हमें मुख्तलिफ चीज़ें शो करवाती हैं। अब पहले आप इसके बारे में पढ़ चुके होंगे कि HTML जो होती है वो मोस्टली टैग्स के ऊपर करती है। ठीक है, जिस तरह मुख्तलिफ अगर हमने HTML पेज के अंदर कोई भी चीज़ लिखनी है या शो करवानी है, तो हमें क्या करते हैं कि हम उसका एक मखसूस टैग यूज़ करते हैं। ठीक है, जिसको यूटिलाइज़ करते हुए हम इसके अंदर कोडिंग वगैरह लिख सकते हैं, जो कि हमें फ्रंट एंड के तौर पर वो सामने नज़र आ सकती है। तो इसका यही काम होता है कि ये डिफ़ाइन करती है कि ये जो पेज है इसका लेआउट किस तरह का होगा। ठीक है, और ये किस तरह से आगे यूज़र को नज़र आएगा, और किस तरह से आप इसको डिज़ाइन करेंगे तो ये यूज़र को लिए किस तरह से आगे ये नज़र आ सकता है। यानी कि ये आपको एक यूज़र इंटरफेस के तौर पर इस्तेमाल होने में ये मदद देता है। उसके बाद आ जाती है XML दरअसल ये हाइपर मार्कअप लैंग्वेज होती है। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप
लैंग्वेज होती है। इसका मेन काम क्या होता है कि ये डेफिनेशन, ट्रांसमिशन, वैलिडेशन एंड इंटरप्रेशन ऑफ डाटा, मोस्टली ये डाटा के रिलेटेड यूटिलाइज़ की जाती है कि डाटा को डिफाइन करने में, ठीक है। और डाटा की ट्रांसमिशन यानी कि वो मतलब कि उसका वेब सर्वर से यूज़र इंटरफेस के दरमियान या उसका एप्लीकेशन सर्वर के दरमियान, ये जितना भी डाटा के रिलेटेड काम होता है या इसके मतलब ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म होते हैं, ये सारे XML के ऊपर ही उसको परफॉर्म किए जाते हैं। उसके बाद वैलिडेशन वगैरह, जो भी मुख्तलिफ वैलिडेशन वगैरह लगाई जाती हैं कि ये डाटा किस तरह से वैलिड हो सकता है और किस तरह से कोई भी सर्वर इसको यूटिलाइज़ कर सकता है। और उसके बाद डाटा के बारे में कोई भी इंटरप्रिटेशन वगैरह, वजाहत वगैरह कि ये डाटा किस तरह का, ये किस तरह वर्क करेगा, इसकी टाइप क्या होगी, ये सारी की सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं इसको ये XML जो होता है यही इसको यूटिलाइज़ करता है। अब XML जो होती है ये बिल्कुल सेम टू सेम कह लें कि तकरीबन ये HTML की तरह की ही होती है, ठीक है। इसके अंदर भी मुख्तलिफ टैग्स वगैरह यूटिलाइज़ किए जा सकते हैं, लेकिन XML का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि इसके अंदर कोई भी बंदा जो होता है वो अपनी वोकेबलरी बना के वो अपने टैग खुद क्रिएट कर सकता है XML के अंदर। इसके बारे में हम फर्दर आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे क्योंकि इसके बारे में आगे इसका टॉपिक आ रहा है। तो हम देखेंगे कि किस तरह कोई भी जो बंदा होता है वो किस तरह इसको यूटिलाइज कर सकता है। आगे HTML, ठीक है, यानी इसको हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का नाम दिया जाता है। ये बेसिकली ये मिक्सचर होता है XML का और HTML का। आजकल जो ज़्यादातर है क्योंकि सिंपली हम HTML वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो मोस्टली जो इसका क्रिएटर है, ठीक है, यानी वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम, वो आजकल यही इसको कोशिश कर रहा है कि ये क्योंकि HTML जो लैंग्वेज है वो मार्केट में आ गई, तो उसकी यही कोशिश है कि ये जो इन दोनों का मिक्सचर है ये यूटिलाइज़ किया जाए क्योंकि इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। ये डाटा को और उसके बाद जो सामने पेज का लेआउट है, स्ट्रक्चर वगैरह, ये दोनों चीज़ों को इकट्ठा ही हैंडल करती है, जबकि HTML जो होती है वो डाटा को हैंडल नहीं करती, ठीक है। वो सिर्फ डाटा की डिस्क्रिप्शन देती है, बाकी डाटा को हैंडल करना उसका काम नहीं होता। जबकि XML जो होती है वो डाटा को हैंडल करते हैं। तो आजकल यही कोशिश की जा रही है कि ये इसका जो अपडेटेड वर्जन HTML का XHTML यानी उसको यूटिलाइज़ किया जाए। उसके बाद और भी मुख्तलिफ लैंग्वेजेस हैं जो कि वेब पेजेस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, जिस तरह की जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट जो होती है ये बेसिकली एक इवेंट कॉल करने के लिए ज़्यादातर यूज़ की जाती है, ठीक है। कोई भी इवेंट कॉल करने के लिए यूटिलाइज़ की जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बटन वगैरह वेबसाइट के ऊपर यूज़ करते हो, ठीक है, सबमिट का बटन है, ठीक है। अगर तो आप कोई फॉर्म वगैरह सबमिट कर रहे हो, ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाता है कि अब जब आप सबमिट के बटन को क्लिक करते हो तो ऊपर उसके कोई ना कोई लाइन वगैरह वो आपको शो करता है कि जी सक्सेसफुली सबमिटेड या नॉट सबमिटेड। बेसिकली ये एक इवेंट कॉल होता है। जब आप बटन प्रेस करते हो अगर तो आपका डाटा जो होता है वो आगे यानी जिस फॉर्म को आपने सबमिट करना होता है अगर तो वो हो जाए तो फिर तो वो सक्सेस का आपको शो करवा देता है कि जी सक्सेसफुली ये हो गया है। अदरवाइज़ अगर वो नहीं होता तो फिर वो कहता है कि जी आपका जो फॉर्म है वो सबमिट नहीं होता। तो बेसिकली जावास्क्रिप्ट जो होता है ये इवेंट कॉल करने के लिए, इस तरह की चीज़ों को कॉल करने के लिए ये यूटिलाइज़ किया जाता है। या अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप माउस वगैरह को, ठीक है, किसी चीज़ के कोई भी जो ऑब्जेक्ट आप ये कह लो कि उसके अंदर मुख्तलिफ जो एप्लीकेशन के अंदर यूटिलाइज़ हुए होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ प्रोडक्ट वगैरह, जब आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो वो आपको शो करवा देता है। अगर सिंपल सी बात है अगर आप विंडो के अंदर तो ये यूटिलाइज़ नहीं होता, लेकिन अगर आप टाइम वगैरह जो भी होता है अगर आप अपना जो एरो वगैरह उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली वो आपको ऊपर शो करवाना शुरू कर देगा अगर वो आपको नज़र नहीं आ रहा, या टाइम वगैरह को करवा देगा। यानी कि ये कर्सर जो होता है इसको भी ये इसके पीछे कोई ना कोई इवेंट कॉलिंग फंक्शन परफॉर्म किया होता है, ठीक है। जब भी हम माउस वगैरह अपना उसके ऊपर लेके जाते हैं तो वो क्या करता है कि वो उस इवेंट को कॉल करके हमें शो करवा देता है। उसके बाद एक VB स्क्रिप्ट है। VB स्क्रिप्ट जो होती है ये मोस्टली ये भी जावास्क्रिप्ट की तरह होती है, ये भी फंक्शन कॉल करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। लेकिन जो उनके जावास्क्रिप्ट जो होती है ये रिलेट की जाती है जावा से
जावा के मतलब। और वीबी जो होती है ये मोस्टली यूटिलाइज की जाती है विजुअल बेसिक के, ठीक है, जो कि सी माइक्रोसॉफ्ट वालों की लैंग्वेज है, ठीक है, ये मोस्टली उससे रिलेट की जाती है, लेकिन फंक्शन जो होता है ये दोनों का सेम ही होता है। उसके बाद डाटाबेस इन थ्री टायर एप्लीकेशन। अब थ्री टायर एप्लीकेशन में डाटाबेस जो होता है वो यूज़ करता है। अब फॉर एग्जांपल अगर आप कोई वेब एप्लीकेशन वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, अब वहाँ पे दो तरह की रिक्वेस्ट सेंड होती हैं, ठीक है। एक तो वो है जो कि आप फ्रंट एंड पेजेस के लिए कोडिंग वगैरह करते हो, जिस तरह HTML CSS है, जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये फ्रंट एंड पेज के लिए कोडिंग यूटिलाइज होती हैं। अब थ्री टायर एप्लीकेशन में ये होता है कि आप सिंपल क्या करते हो कि जो भी इसके अंदर मेन एक यूज़र इंटरफेस होता है, उसके बाद वेब ब्राउज़र होता है, और उसके बाद एप्लीकेशन सर्वर, ठीक है, और उसके बाद वो डाटाबेस सर्वर यूटिलाइज होता है। अब जितनी भी वेब पेजेस की रिक्वेस्ट वगैरह होती हैं, ठीक है, यानी कि HTML या CSS के रिलेटेड जितनी भी रिक्वेस्ट वगैरह आप सेंड करते हो, मोस्टली जो आपका वेब सर्वर होता है वो क्या करता है कि आपको उसके बदले में वो वेब सर्वर जो होता है वो रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन अगर कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं, वो क्या करता है, जब आपका वेब सर्वर इसको रिस्पॉन्ड करता है तो इसका मतलब है कि वो एप्लीकेशन जो आपकी होती है वो आगे डाटाबेस सर्वर के पास नहीं जाती, बल्कि वो आपका वेब सर्वर जो होता है वही उसको हैंडल करके आपको उसके बदले में जो भी आउटपुट होती है वो रिटर्न कर देता है। लेकिन अदरवाइज़ कुछ दूसरी लैंग्वेजेस भी हम यूज़ करते हैं, जिस तरह जावा, ASP.NET, PHP, ठीक है। अब ये लैंग्वेजेस जो होती हैं, इसको जो आपका डाटा, आप ये कह सकते हैं कि वेब सर्वर जो होता है वो इसको हैंडल नहीं कर सकता। तो इसके लिए फिर क्या करता है कि जब भी यूज़र जो या कोई भी जो प्रोग्रामर है, ठीक है, या कोई भी जो यूटिलाइज़र है इसका, वो जब इसकी रिक्वेस्ट सेंड करता है तो इसकी रिक्वेस्ट सबसे पहले जाती है वेब सर्वर के पास। अब वेब सर्वर देखता है कि जी ये तो प्योरली डाटाबेस सर्वर की रिक्वेस्ट है, तो वो उसके बाद में वो क्या करता है कि वेब सर्वर जो होता है वो एप्लीकेशन सर्वर को आगे इन्वोक करता है, ठीक है, यानी कि वो रिक्वेस्ट जो होता है वो एप्लीकेशन सर्वर को पास कर देता है, और एप्लीकेशन सर्वर फिर आगे डाटाबेस के साथ उसका कनेक्शन करवा देता है। तो इसके लिए फिर क्या किया जाता है कि जितनी भी इस तरह की लैंग्वेजेस होती हैं वो मोस्टली डाटाबेस सर्वर के ऊपर ही तब उसको एक्सेस कर सकती हैं। अदरवाइज़ दूसरी जो कि फ्रंट एंड लैंग्वेजेस होती हैं वो सिंपली वेब सर्वर उनको खुद ही हैंडल कर लेता है। लेकिन जो बैक एंड लैंग्वेजेस होती है जिनको आमतौर पर C++, उसके बाद जावा, PHP, पाइथन, J#, C# वगैरह, ये जितनी भी किस्म की लैंग्वेजेस होती हैं ये सारी के सारी जो होती हैं ये डाटाबेस के ऊपर ही रन होती हैं। तो लिहाजा इसकी जितनी भी रिक्वेस्ट होंगी वो सारी की सारी डाटाबेस सर्वर के पास ही अप्रोच करती हैं। अब यहाँ पे इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। JSP वेब एप्लीकेशन है, ठीक है, ये आपकी बुक में इसको फर्दर डिटेल के साथ उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। अब JSP वेब एप्लीकेशन ये मोस्टली जावा के अंदर कोडिंग लिखी जाती है, ठीक है। अब इसका एक मखसूस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मोस्टली ये एंगल ब्रैकेट्स जो होती हैं उसके साथ और परसेंटेज का साइन यूटिलाइज करते हुए इसको लिखा जाता है, ठीक है। इसके अंदर जितनी भी कोडिंग होती है वो सारी की सारी जो होती है वो जावा की कोडिंग ही समझी जाती है। अब इसके रिलेटेड क्या होता है कि जब भी जावा के किसी बंदे ने कोई भी एप्लीकेशन वगैरह जावा के अंदर बिल्ड की हुई है, ठीक है, तो वो क्या होगा, क्योंकि वेब पेजेस जो होते हैं उसके अंदर फ्रंट एंड लैंग्वेजेस यानी HTML CSS के अलावा जावास्क्रिप्ट और CSS वगैरह के भी कोडिंग हुई होती है। तो ये क्या करते हैं कि जो भी HTML वगैरह की कोडिंग होती है उसको तो वेब सर्वर खुद ही हैंडल कर देता है, और उसके बदले में वो जो भी उसकी इनपुट होती है उसके बदले में उसको रिस्पॉन्ड करके उसकी आउटपुट उसको शो करवा देता है। लेकिन यहाँ पे जावा की जो बात होती है तो ये क्या करती है कि ये डायरेक्टली जितनी भी इसके अंदर कोडिंग वगैरह हुई होती है ये डायरेक्टली डाटाबेस सर्वर को एक्सेस करती है, और जितने भी ऑपरेशन वगैरह जो होते हैं ये इसके ऊपर ही परफॉर्म किए जाते हैं। और मोस्टली अब डाटाबेस वेब एप्लीकेशन के लिए मोस्टली जो भी ओरेकल वगैरह, DB2 वगैरह, ठीक है, इस तरह के जो डाटाबेस सर्वर जो हैं वो यूटिलाइज किए जाते हैं। उसके बाद PHP है। PHP भी एक बैकएंड लैंग्वेज होती है, ठीक है। इसको जो
पीएचपी के अंदर हमें किस तरह पता चलेगा कि ये कोडिंग पीएचपी है। इसके लिए क्या किया जाता है कि इसके भी एक ख़ास किस्म का स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर इसको लिखा जाता है। इसके लिए एंगल ब्रैकेट जावा में तो हम क्या करते थे कि उसका परसेंटेज साइन यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे हम क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं, ठीक है। और उसके एंड पे भी इसी तरह सेम टू सेम क्वेश्चन मार्क करके और उसके बाद एंगल ब्रैकेट क्लोज कर दी जाती है। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर जितनी भी कोडिंग वगैरह मौजूद होती है वो सारी की सारी पीएचपी की होती है, और वो सारी जो होती है वो डेटाबेस के ऊपर जाके उसने फंक्शन वगैरह परफॉर्म किया। तो मोस्टली ये जो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं ये डेटाबेस के साथ माई एसक्यूएल या एसक्यूएल को यूटिलाइज़ करते हुए क्या किया जाता है कि इसको डेटाबेस के साथ क्यूरीज की सूरत में हम डाटा इसके अंदर इंसर्ट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। तो क्योंकि डायनामिक वेबसाइट्स मोस्टली वही यही उनका एडवांटेज होता है कि हम डाटा को अपने तरीके से अपडेट भी कर सकते हैं या इंसर्ट या डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद आ जाती है ASP.NET। ASP.NET मोस्टली ये भी एक बैक एंड लैंग्वेजेस है। फ्रंट एंड लैंग्वेजेस में जिस तरह आपको पहले बताया था कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम ने HTML को इस तरह से किया है कि कोई भी प्लेटफार्म, ठीक है, जो कि फ्रंट एंड वेब पेजेस के लिए यूज़ करता है, ठीक है, वो जो वेबसाइट का पेज है वो सब के लिए सेम ही तरह से शो होना चाहिए। ये नहीं है कि जावा के लिए उसकी जो सीक्वेंस है वो बदल जाए या उसका लेआउट बदल जाए, स्ट्रक्चर बदल जाए, और ASP के लिए उसका स्ट्रक्चर और हो जाए। तो इस तरह ये चूँकि ये मोस्टली इनको हम इन लैंग्वेजेस को वेब बेस्ड लैंग्वेजेस भी कहा जाता है, यानी ये सर्वर बेस्ड लैंग्वेजेस कहा जाता है, क्योंकि ये मोस्टली क्या होते हैं कि ये डेटाबेस के ऊपर एक्सेस करती हैं और उसके ही फंक्शन वगैरह जो होते हैं उनको आगे वो परफॉर्म करती हैं। उसके बाद आ जाता है कि कंसिडरेशन इन 3 टायर के, यानी कि 3 टायर आर्किटेक्चर का जो मेन एडवांटेज होता है, ठीक है, यानी कौन कौन सी चीज़ ऐसी है जो कि इसका एक मेन एडवांटेज के तौर पर यूटिलाइज हो सकती है या कौन कौन सा इसका मेन फैक्टर होता है। सबसे पहले आता है स्टोर्ड प्रोसीजर। स्टोर्ड प्रोसीजर ये एक SQL की टर्म होती है, ठीक है। स्टोर्ड प्रोसीजर में क्या किया जाता है कि हम डाटाबेस के अंदर पहले से ही इस तरह की क्यूरीज वगैरह डिफाइन कर देते हैं कि जो कि हमें उसके रिलेटेड डाटा जो होता है वो उसको फैच करके दे सकती है, ठीक है। स्टोर्ड प्रोसीजर ये मुख्तलिफ़ किस्म की जो इसको यूटिलाइज़ करते हुए हम डाटा वगैरह जो होता है उसको सेव कर सकते हैं कि किस तरह जो डाटा है, ठीक है, यानी एक पीस ऑफ कोड होता है, ठीक है, जिसको हम डाटाबेस के अंदर यूटिलाइज़ करते हुए हम मुख्तलिफ़ फंक्शन वगैरह जो होते हैं वो बगैर किसी क्यूरीज वगैरह के या बहुत ज़्यादा हमें कोडिंग करने की बजाय हम स्टोर प्रोसीजर को यूज़ करते हुए फंक्शन वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा डाटाबेस के रिलेटेड है वो काम जो होता है वो बहुत जल्दी हमें उसकी आउटपुट जो होती है वो शो हो जाती है। इसके कुछ एडवांटेज है, परफॉर्मेंस इम्प्रूव। ज़ाहिर है जब इसके जितना हमने पीस ऑफ कोड इसके लिए लिखना है, ठीक है, या उससे ज़्यादा ही लिखना पड़ेगा हमें, तो इसका हम सिंपल पीस ऑफ कोड बना के रख देते हैं, ठीक है, और उसको वक्त पड़ने पर यूटिलाइज़ करते हैं, जिसकी वजह से चूँकि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो भी इम्प्रूव हो जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो डाटाबेस के साथ कनेक्शन है वो स्टोर्ड प्रोसीजर जो होता है वो थोड़ा सा कम कर देता है, ठीक है। जितनी भी हम क्यूरीज वगैरह डायरेक्ट डाटाबेस के लिए लिखनी है हम स्टोर प्रोसीजर को कॉल करते हैं, ये ऑटोमेटिकली क्या करता है कि डाटा वगैरह के ऑपरेशन परफॉर्म करके हमें शो करवा देता है। उसके बाद नेटवर्क ट्रैफिक डिक्रीज़ करता है, यानी कि जितनी भी नेटवर्क के ऊपर ट्रैफिक वगैरह डाटाबेस के साथ कनेक्शन वगैरह का काम होता है, क्योंकि डाटाबेस के कनेक्शन जितना ज़्यादा आप डाटाबेस के साथ ज़्यादा कनेक्शन यूज़ करोगे उतनी ही आपकी जो वेब एप्लीकेशन होगी वो स्लो होगी, क्योंकि उसने डाटाबेस के साथ पहले कनेक्शन बिल्ड करना है, उसके बाद उसने डाटा को फैच करना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा जो होता है ये टाइम कंज्यूमिंग काम होता है। तो इसलिए स्टोर प्रोसीजर को यूज़ करते हुए हम क्या करते हैं कि उसकी जो ट्रैफिक वगैरह या डाटाबेस के साथ जो उसका रब्ता है या कनेक्शन वगैरह उसको थोड़ा सा डिक्रीज़ कर सकते हैं, ताकि हमारी जो वेबसाइट है या हमारी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो ठीक तरह से काम कर सके। उसके बाद ये सिक्योरिटी इम्प्रूव करती है,
ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो डाटा वो हमारा सेव रह सके। डाटा की इंटेग्रिटी देती है कि डाटा के अंदर कोई भी इस तरह की तब्दीली ना हो कि जो हमें बाद में मुश्किलात पेश आ कि हमने ये डाटा रखा हो तो हमारे पास इस तरह का ये डाटा हो गया, यानी डाटा के अंदर कोई भी चेंजिंग वगैरह या डाटा के अंदर डुप्लीकेशन वगैरह ना हो। उसके बाद इसका थिनर क्लाइंट एंड फेट डाटा बेस सर्वर। अच्छा, थिनर क्लाइंट और फेड क्लाइंट और फेड डाटाबेस सर्वर या थिनर डाटाबेस सर्वर के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। थिनर क्लाइंट का मतलब यह है कि ये सिर्फ क्या करता है कि ये प्रेजेंटेशन लेयर हैंडल करता है, जबकि बाकी डाटाबेस सर्वर जो होता है वो दो, एक तो बिजनेस लॉजिक को हैंडल करता है और दूसरा वो डाटाबेस लॉजिक, दोनों को वो हैंडल करता है। तो इसी वजह से इसको फैट डाटाबेस सर्वर कहा जाता है। और दूसरे नंबर पे अगर फैट क्लाइंट का होता है तो फैट क्लाइंट जो होता है वो दो लॉजिक को हैंडल कर रहा होता है, एक प्रेजेंटेशन लॉजिक को और दूसरी बिजनेस लॉजिक को। ठीक है, तो उस वक्त वो जो डाटाबेस होता है वो थिनर होता है, क्योंकि वो सिर्फ एक ही लॉजिक को हैंडल कर रहा होता है जो कि डाटाबेस लॉजिक होती है। उसके बाद इसकी ट्रांजैक्शन वगैरह आती हैं, यानी जितनी भी ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं डाटाबेस के अंदर या डाटाबेस को एक्सेस करने के लिए जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं उसके रिलेटेड ये थ्री टायर जो होता है ये बहुत यूटिलाइज होता है। अब अगर एसक्यूएल की सिंगल कमांड है, ठीक है, वो तो सिर्फ एक के लिए यूटिलाइज होती है, वो इसका इतना ज़्यादा एडवांटेज होता है वो नहीं होता। लेकिन इसके लिए क्या होता है कि जो एक कोई भी बिज़नेस एप्लीकेशन होती है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शन रिक्वायर्ड होती हैं। तो जो थ्री टायर आर्किटेक्चर होता है, ठीक है, ये उसकी क्यू जल्दी जल्दी ये क्या करता है कि उसको जो क्यूरीज वगैरह होती हैं जितनी भी एक से ज़्यादा उसकी ट्रांजैक्शन होती हैं ये उसको जल्दी से हैंडल करता है। अगर तो वो ट्रांजैक्शन, क्योंकि इसके अंदर अगर कुछ वो इसकी ट्रांजैक्शन जो होता है वो वेब सर्वर हैंडल कर रहा होता है, जबकि बाकी जो इसकी ट्रांजैक्शन जो होती हैं वो डाटाबेस सर्वर हैंडल कर रहा होता है। लेकिन टू टायर में की निस्बत ये बहुत ज़्यादा एडवांस और बहुत ज़्यादा तेज़ होता है। इसकी रीज़न ये होती है कि क्योंकि टू टायर में सिर्फ डाटाबेस ही सब कुछ हैंडल करना होता है, लेकिन थ्री टायर में चूँकि इसके अंदर वेब सर्वर और उसके बाद एप्लीकेशन सर्वर आते हैं तो इसकी कुछ रिक्वेस्ट जो वो हैंडल कर रहे होते हैं और कुछ जो होते हैं वो डाटाबेस सर्वर हैंडल कर रहे होते हैं। तो इस तरह बिजनेस की जितनी भी ट्रांजैक्शन वगैरह जो होती हैं वो जल्दी जल्दी से दोनों जो सर्वर वगैरह होते हैं वो उसको हैंडल करके उसको रिटर्न कर देते हैं। उसके बाद थ्री टायर के कुछ बेनिफिट्स हैं। स्केलेबिलिटी, यानी थ्री टायर को यूटिलाइज करते हुए हम एक तो इसकी स्केलेबिलिटी बढ़ जाती है, यानी कि काम करने की मेयार, या उसके बाद ये इसका काम करने का कह लें कि एक वाइड रेंज हो जाती है, जिसके अंदर के कुछ एप्लीकेशन को वो वेब सर्वर यूटिलाइज करता है या मिडल वेयर भी उसको नाम देते हैं वो यूटिलाइज करता है, और कुछ को जो कि डाटाबेस के पास चंद एक होती हैं वो डाटाबेस उसको हैंडल करता है। और जितनी एक बात ये होती है कि जितनी ज़्यादा आपकी ट्रांजैक्शन को या रिक्वेस्ट को वेब सर्वर हैंडल करता है ना, उतना ही वो आपकी जो कह लें कि जो प्रोग्राम जो आपका प्रोग्राम होता है या ऑनलाइन वेबसाइट होती है उतनी ही उसकी स्पीड जो होती है वो तेज़ होती चली जाती है। उसके बाद थ्री टायर के अंदर मुख्तलिफ ट्रिगर वगैरह और टेक्नोलॉजिकल बेनिफिट्स में क्या किया जाता है कि ट्रिगर वगैरह और स्टोर प्रोसीजर वगैरह भी यूटिलाइज करके इसकी जो काम की रफ्तार है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद लोअर लॉन्ग टर्म कास्ट, क्योंकि टू टायर आर्किटेक्चर की निस्बत थ्री टायर में जो एक दफ़ा तो चले इसको डिज़ाइन करते हुए या लेते हुए कॉस्ट होती है, लेकिन ये चूँकि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है तो लिहाजा जो कि टू टायर तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। टू टायर में क्या होता है कि टू टायर में आपको एक बहुत ही कम अरसे के बाद दोबारा आपको उसके अंदर चेंजिंग करवानी पड़ जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो उसकी कास्ट जो होती है वो बढ़ती चली जाती है। उसके बाद ये बिज़नेस की जो जितनी भी ज़रूरियात होती हैं बिज़नेस नीड्स को ये मैनेज करता है और बेहतरीन तरीके से ये बिज़नेस नीड्स को हैंडल करता है, ताकि वो बिज़नेस की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो इसके ज़रिए इजीली हैंडल हो सकें। और उसके बाद कस्टमर सर्विसेज को इम्प्रूव करता है, यानी कस्टमर को रिक्वेस्ट वगैरह को ये इमीडिएटली हैंडल करके कस्टमर को उसके बदले में रिस्पॉन्ड करता है और उसके बारे में उसकी आउटपुट उसको शो करवाता है। कंपेटिटिव एडवांटेज ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई भी
आपने चेंजेस वगैरह करनी है तो आप सिंपल क्या करोगे कि इसके अंदर एक पीस ऑफ कोड चेंज करोगे, अदरवाइज़ कि आपके पूरी की पूरी एप्लीकेशन चेंज करो। तो पीस ऑफ कोड चेंज करने से इसके अंदर बहुत ज़्यादा जो एक ये होता है कि आपकी कॉस्ट कम आती है, दूसरे नंबर पे ये इजीली वो चेंजिंग प्रोसेस से गुजर सकता है, अदरवाइज़ आपको पूरी की पूरी एप्लीकेशन दोबारा वो चेंज करवानी पड़ेगी। उसके बाद ये रिस्क वगैरह को रिड्यूस करता है, ठीक है, जो कि लिमिट्स वगैरह जितनी भी इसके अंदर स्मॉल मॉड्यूल्स वगैरह जो होती है उसको ये स्मूथली परफॉर्म करते हुए, क्योंकि हर मॉड्यूल इसके अंदर अपना अपना काम जो होता है वो परफॉर्म कर रहा था, तो लिहाजा जितने भी डाटा के लॉस्ट होने का वही इशू हो या इस तरह के जितने भी इशू हो ये इसको इजीली हैंडल और मैनेज करता है। उसके बाद आ जाती है एक्सएमएल। एक्सएमएल कहा जाता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जिसको, ठीक है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज जिसको हाइपर टेक्स्ट एचटीएमएल को कहा जाता है। अच्छा, एक्सएमएल जो होती है सिंपली जिसके बारे में हमने इसका थोड़ा सा डिस्कशन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो है वो पहले भी कर चुके हैं कि ये क्या होती है। मोस्टली ये एचटीएमएल की तरह की होती है, लेकिन चूँकि मोस्टली जिस तरह एचटीएमएल मुख्तलिफ टैग्स को यूटिलाइज करते हुए काम करती है, एक्सएमएल भी बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह टैग्स वगैरह को यूटिलाइज करते हुए ये भी काम करती है। अब मेन जो डिफरेंस होता है वो एचटीएमएल और एक्सएमएल के दरमियान, एचटीएमएल जो होती है वो डाटा की एचटीएमएल जो होती है वो सिर्फ क्या करती है कि वो डाटा को डिफ़ाइन करती है, ठीक है, या कह लें कि डाटा की टाइप से डिस्क्राइब करती है, डाटा को डिस्क्राइब करती है कि ये इस किस्म का डाटा। लेकिन जो एक्सएमएल होती है इसका काम क्या होता है कि ये जितने भी एक तो ये डाटा को हैंडल करती है, ठीक है, डाटा को एज ए फॉर्मेट के तौर पर या उसके जितने भी डाटा के अंदर कोई भी या बेसिक तौर पर ये डाटा को मैनेज करने के लिए यूज़ होती है एक्सएमएल। वो सिर्फ डिस्क्राइब करती है, ये पूरे के पूरे डाटा को मैनेज करने के लिए यूटिलाइज होती है। HTML display information and XML addresses the issue representing and structuring format, ठीक है, यानी कि HTML का काम क्या होता है कि सिर्फ उसने सिंपल इंफॉर्मेशन शो करवानी है, जबकि जो XML होती है उसका काम क्या होता है कि वो अगर डाटा के रिप्रेजेंटेशन में या उसके फॉर्मेट में कोई भी इशू वगैरह आ गया, इसका काम ये होता है कि ये उसको यानी कि उसके बारे में ये डिफ़ाइन करती है कि किस तरह उसको हैंडल किया जाता है या जितने भी एरर हैं उसको किस तरह हैंडल किया जाता है। इट इज़ यूज टैग, जिस तरह मैंने पहले बताया कि HTML की तरह ये भी मुख्तलिफ टैग्स वगैरह को डिफ़ाइन करते हुए ही वर्किंग करती है। मोस्टली इसके टैग्स HTML जिस तरह टैग्स डिफ़ाइन किए जाते हैं इसके भी सेम टू सेम उसी तरह के टैग्स वगैरह जो होते हैं वो उसको डिफ़ाइन किया जाता है। अच्छा, अब इसका चलो वो आगे आता है उसको पढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ है कि जो एक्सएमएल वालों ने क्या किया कि एक्सएमएल स्कीमा डेफिनेशन के ज़रिए इसके कुछ रूल एंड डॉक्यूमेंटेशन का कुछ स्ट्रक्चर वगैरह जो है वो उसको डिफ़ाइन किया हुआ है, जिसके के अंदर के पहले क्या होता था कि सबसे पहले जब एक्सएमएल आई थी तो इसके अंदर कुछ ना कुछ लिमिटेशन थी, लेकिन उसके बाद फिर इसके मुख्तलिफ फीचर वगैरह ऐड होते गए, ठीक है, जिसकी वजह से एक्सएमएल जो है वो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होना शुरू हो गई। तो ये चूँकि दोनों ही उसकी W3C की लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, HTML और XML, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम की लैंग्वेजेस हैं, तो दोनों का ही एक अपना अपना अलग तौर से इसका बेनिफिट है, ठीक है, यानी कि वो सिर्फ डिस्प्ले HTML डिस्प्ले को शो करती है और जबकि ये डाटा के रिलेटेड या कंटेंट के रिलेटेड जितना भी काम होता है ये इसको शो करती है। अच्छा, XML का अब ये जो मेन एडवांटेज है इसके अंदर कोई भी हम क्या कर सकते हैं कि अपनी वोकैबुलरी यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर हम अपने भी टैग्स बना सकते हैं, ठीक है, यानी कि इसके अंदर एक ख़ास किस्म की हमने डिक्शनरी को डिफ़ाइन करना होता है कि ये टैग्स इस काम के लिए हम बना रहे हैं, ठीक है, तो इसके अंदर मुख्तलिफ टैग्स जो होते हैं वो कोई भी प्रोग्रामर जो होता है वो अपने टैग्स खुद बना के उसको यूटिलाइज कर सकता है। लेकिन HTML के अंदर ये नहीं, इसी तरह नहीं होता है। HTML के अंदर टैग्स जो होते हैं वो बने बनाए होते हैं, ठीक है,
और उन टैग्स को यूटिलाइज करते हुए आप पेज का स्ट्रक्चर वगैरह उसको डिफाइन कर सकते हैं। उससे उसके बाद जो हमारे पास है दो XBRL एंड SPL, ठीक है। ये दो तरह की इसके अंदर वोकेबलरीज हैं, ठीक है, जिनको यूटिलाइज करते हुए ये आगे क्या करते हैं कि मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए मुख्तलिफ टैग्स वगैरह जो वोकेबलरीज के अंदर रखे हुए हैं, जिस तरह के पहले मैंने बताया कि हम अपने टैग्स इसके अंदर खुद से डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्रोग्रामर ने क्या किया हुआ कि उन्होंने, ज़ाहिर है जैसे जैसे अब XML कोई नई तो नहीं है, लेकिन जितनी पुरानी है तो इसके लिए टैग्स भी इतने ज़्यादा लोगों ने इसके अंदर बना के रख दिए होंगे, ठीक है। तो XBRL जो होती है ये एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज होती है, जिसके अंदर के बिज़नेस के रिलेटेड मुख्तलिफ यूटिलाइज होने वाले टैग्स वगैरह को उसने पहले से ही डिफ़ाइन कर दिया हुआ है। इसके अंदर मुख्तलिफ एसेट्स वगैरह, कॉस्ट वगैरह, ठीक है, इनकम वगैरह, ये सारी की सारी जो कि बिज़नेस के रिलेटेड जितनी भी लॉजिकल टर्म्स आप कह सकते हैं यूटिलाइज होती हैं, उन सब की सब टर्म्स को उसने क्या किया है कि उसने उठा के उन सब के टैग्स बना के उसने उसको यूटिलाइज करना शुरू किया है कि जी अगर फॉर एग्जांपल आप किसी को इनकम दे रहे हैं तो इनकम का जिस तरह टैग्स होते हैं, यानी कि एंगल ब्रैकेट्स के अंदर इनकम, उसके बाद इनकम लिख के तो आप इस तरह उस किसी की भी इनकम शो करवा सकते हैं। क्योंकि ये इसके ऊपर इतना ज़्यादा काम नहीं होता तो लिहाजा मोस्टली लोग जो होते हैं वो XML के बारे में इतना कुछ इसको डिफ़ाइन भी नहीं करते। मोस्टली आजकल HTML को ही ज़्यादातर लोग यूटिलाइज करते हैं। उसके बाद आ जाता है SPL। SPL जो होता है ये स्ट्रक्चर प्रोडक्ट लेबलिंग होता है, ठीक है, यानी जितनी भी लेबलिंग वगैरह प्रोडक्ट्स की जो लेबल्स वगैरह नेम वगैरह, ठीक है, उसके अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको सब को ये हैंडल करता है, ठीक है। यानी कि जितने भी लेबल वगैरह जो प्रोडक्ट के ऊपर लगाए जाते हैं, ये सारे की ड्रग लेबल यानी तो अद्वियात के ऊपर जितने भी लेबल वगैरह होते हैं, ये सारे के सारे लेबल्स को हैंडल करना ये SPL का काम होता है। तो इस तरह मुख्तलिफ जितनी भी कम ऑर्गेनाइजेशन वगैरह या मुख्तलिफ कह लें कि जो इंस्टीट्यूशन वगैरह या मुख्तलिफ जो इसके शोबे हैं, मुख्तलिफ शोबों ने वालों लोगों ने उन्होंने क्या किया कि इसके अंदर मुख्तलिफ टैग्स बना के रख दिए हुए हैं, ताकि क्या कोई भी पर्सन जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के रिलेटेड टैग को यूज़ करे। उम्मीद है स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। आज का हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। ओके, खुदा हाफिज़।